नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन झा रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। यूजीसी पे जो इतना घमासान मचा हुआ है उस 3 पॉइंट को लेके जिस पे ये कहा जा रहा है कि ये सवर्ण के खिलाफ है, वो कौन से 3 बिंदु हैं? आइए, जो गैजेट भारत सरकार का है जिसमें ये गाइडलाइंस दिया गया है उसमें देखते हैं कि ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। क्या वो सही में जो सवर्ण है क्या उसके खिलाफ है, उस पर ज्यादती की जा रही है या यूं ही प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? आइए एक एक पॉइंट करके जानते हैं कि वो क्या है। पहला पॉइंट जिसके ऊपर हंगामा हो रहा है इसमें है 2 नंबर में, देखिए उद्देश्य। इसमें क्या दिया गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। अब यहीं पे हंगामा हो रहा है कि विशेष रूप से, यहाँ पे विशेष रूप से दिया गया है तो सबके लिए, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो या जन्म स्थान के आधार पर हो या दिव्यांगता के आधार पर हो। लेकिन स्पेशली बोला गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी है, इसमें ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं। दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव या उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के हितधारकों के मध्यपूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। तो ये जो दिया गया इसमें से तो ये कहीं नहीं लग रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है सवर्णों के खिलाफ। लेकिन जब नीचे आइए, परिभाषा जब दिया गया है तो इसके ग पॉइंट में जाइए। इसमें क्या दिया गया है कि जाति आधारित भेदभाव का क्या मतलब है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे आपने अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को तो डाल दिया, यहाँ पे सवर्णों को नहीं डाला, उच्च जाति को नहीं डाला। इसका मतलब ये है कि आप समझ रहे हो कि उच्च जाति वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है और उच्च जाति वाले ही सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं दूसरे के खिलाफ, यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ। तो पहला पॉइंट ये है जिस पे प्रॉब्लम हो रही है, हंगामा हो रहा है। आइए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है समान अवसर केंद्र में। इसमें आप आ जाइए पॉइंट नंबर 6 पे। जो समिति का गठन होगा उसमें कौन कौन से लोग होंगे इसको देखिए। अब समिति इस प्रकार होगी, संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे, जो उस टाइम पे संस्थान के अध्यक्ष होंगे, पहला मेंबर तो वही होगा। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि वो कौन हो सकता है। वो सवर्ण भी हो सकते हैं, वो ओबीसी भी हो सकते हैं, एससी एसटी भी हो सकता है, कोई भी उस समय अध्यक्ष होगा। तो उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में होंगे। तो यहाँ भी ये नहीं दिया गया है कि ये किस कैटेगरी से होंगे, जनरल से होंगे, एससी एसटी या ओबीसी से होंगे। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उच्च शिक्षा संस्थान का 1 कर्मचारी शिक्षक के अतिरिक्त सदस्य के रूप में होंगे। यहाँ भी जाति का कोई वर्णन नहीं है। चौथा पॉइंट है व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे। यहाँ भी जाति से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हो सकता है। 5वां पॉइंट है 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, विशेष आमंत्रण के रूप में। इसको स्पेशल इन्वाइटी के रूप में होगा। यहाँ भी जाति से कोई लेना देना नहीं है। छठा है कि समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। यहाँ भी जाति का कोई लेना देना नहीं है। तो इससे तो पता चलता है कि सवर्ण के खिलाफ जो हल्ला मचाया जा रहा है वो कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। लेकिन जो 7वां पॉइंट आता है उसको देखिए आप। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यहीं पे हंगामा हो रहा है कि यहाँ पे आपने सबको डाला, यहाँ पे जनरल यानी कि सामान्य कास्ट को क्यों नहीं डाला, जबकि यहाँ पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो महिला कोई भी हो सकती है। ये 7वां पॉइंट जो डाला गया है
ये सोचकर डाला गया होगा कि ऊपर जितने संस्थान में जो लोग होते हैं उच्च जाति के ज़्यादा लोग होते हैं, तो ऐसा ना हो कि उसका जो अध्यक्ष हो वो भी हो जाए अपर कास्ट का, 3 जो प्रोफेसर हो वो भी अपर कास्ट के हो जाए, बाकी जो 4-5 पॉइंट हैं वो भी सारे अपर कास्ट के हो जाए, जनरल कास्ट के हो जाए। तो इसीलिए ये पॉइंट डाला गया है कि ये भी होने चाहिए। इसमें सामान्य को नहीं डाला गया है क्योंकि सामान्य तो ऊपर वाले में आ ही जाएंगे, ये सोच के डाला गया होगा शायद। और यहीं पे हंगामा हो रहा है कि 7वें नंबर पे जनरल को क्यों नहीं डाला गया है। ये तो हो गया दोस्तों 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट समझिए जो इसमें है ही नहीं, जिस पे हंगामा हो रहा है। अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है किसी के खिलाफ, अपर कास्ट के खिलाफ, तो उसके लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से कोई भी SC ST या OBC का स्टूडेंट दूसरे पे यानी कि जनरल कास्ट पे कंप्लेन कर देगा और कंप्लेन करने के बाद उसकी कार्रवाई हो जाएगी, भले ही वो फॉल्स कंप्लेंट हो, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि इससे पहले वाले जो था गाइडलाइंस, उसमें ये था फॉल्स कंप्लेन करने वालों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, इसमें इसको हटा दिया गया है। तो दोस्तों यही 3 पॉइंट है जिसको लेके देश में हंगामा मचा हुआ है। अब आप देखिए, सोचिए, समझिए कि ये जनरल कास्ट के फेवर में है या उसके अगेंस्ट में है, जिसके लिए देश में इतना हंगामा हो रहा है। आप किसी की बात मत सुनिए, ये गाइडलाइंस है, ये पूरा गाइडलाइंस मैंने दिखा दिया है आपको। इसको एक एक करके पढ़ लीजिए, एक एक पॉइंट पढ़िए, खुद समझिए और खुद फैसला कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।